औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। हमारे सब्जेक्ट का नाम एजुकेशनल स्टैटिस्टिक्स है और आज हम लेक्चर नंबर 3 इसका लेने जा रहे हैं जो कि चैम्पियंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स का है। और हमारा यूनिट नंबर 2 है बेसिक्स स्टैटिस्टिक्स कंसेप्ट्स और प्रेजेंटेड बाय मैं मोहम्मद सफला ख़ान हूँ और हमारा कोर्स कोड है 8614 और हमारी यूनिवर्सिटी का नाम है अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले है जी टेबल ऑफ कंटेंट्स। तो सबसे पहले हमारे पास इसमें क्या होगा, वेरिएबल एंड डाटा। नंबर सेकंड पे हमारे पास क्या होगा, टाइप्स ऑफ वेरिएबल। नंबर थर्ड पे क्या होगा, टाइप्स ऑफ डाटा, प्राइमरी डाटा एंड सेकेंडरी डाटा को हम एक्चुअली इसमें स्टडी करेंगे। फिर हमारे पास आएगा पॉपुलेशन एंड सैंपल। फिर हमारे पास क्या आएगा, टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन एंड सैंपल। और फिर क्या आएगा, टाइप्स ऑफ सैंपल। तो आइए स्टूडेंट शुरू करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। इन दिस यूनिट यू विल स्टडी सम बेसिक कंसेप्ट्स लाइक वेरिएबल, डाटा, पॉपुलेशन एंड सैंपल। यानी कि इस चैप्टर में हम जो कंसेप्ट है वो समझने की कोशिश करेंगे वेरिएबल, डाटा, पॉपुलेशन एंड सैंपल की। फिर हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ वेरिएबल, टाइप्स ऑफ डाटा, टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन एंड टाइप्स ऑफ सैंपल्स आर ऑल्सो डिस्कस्ड। उसके बाद इनकी जो टाइप्स हैं इनको भी डिस्कस किया जाए। फिर है द पर्पज़ ऑफ दिस यूनिट इज़ टू गिव एन अवेयरनेस ऑफ दीज कॉमनली यूज कंसेप्ट। तो हम इसमें क्या लेंगे, अवेयरनेस लेंगे जो कॉमनली यूज़ किया जाता है इन कंसेप्ट को। आगे हम चलते हैं जी ऑब्जेक्टिव्स की तरफ इस यूनिट की। वो है आफ्टर रीडिंग दिस यूनिट द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू एक्सप्लेन वेरिएबल एंड इट्स टाइप्स। नंबर 2 एक्सप्लेन डाटा एंड इट्स टाइप्स। नंबर 3 एक्सप्लेन पॉपुलेशन एंड इट्स टाइप्स। नंबर 4 एक्सप्लेन सैंपल एंड इट्स टाइप्स। आगे हम चलते हैं, ये है वेरिएबल एंड डाटा। अब हम समझते हैं वेरिएबल क्या है। अ वेरिएबल इज अ कैरेक्टर दैट वेरी फ्रॉम वन पर्सन और थिंग टू अनदर। यानी कि वेरिएबल का मतलब क्या होता है कि वेरी करने वाली चीज़ एक पर्सन से या एक चीज़ की तरफ से दूसरे पर्सन की तरफ। जैसे हर इंसान में फ़र्क होता है उसकी हाइट, वेट में और एज में, इसी तरह से ये हम ऐसे आगे इसकी एग्जांपल से समझते हैं। Examples of variables for humans are height, weight, age, number of siblings, business in income and expenses, countries of birth, capital, expenditure, material status, eye color, gender, class grades, and vehicle type are examples of variables. आगे क्या है, वेरिएबल इज इक्वल टू आ कंसेप्ट दैट कैन बी मेजर्ड। यानी कि वेरिएबल एक ऐसा कंसेप्ट है जिसको मेजर्ड भी किया जा सकता है। फिर है टाइप्स ऑफ वेरिएबल। आगे क्या है कि टाइप्स कौन सी है वेरिएबल्स की, वो है वेरिएबल्स कैन बी कैटेगराइज इन थ्री डिफरेंट वेज। ए द कैजुअल relationship, B the design of study, and C the unit of measure. Let us discuss these variables in some details। यानी कि अब हम इन डिटेल से इसको समझने जा रहे हैं। आगे क्या है, द कैजुअल रिलेशनशिप। ये क्या है, इन कैजुअल रिलेशनशिप स्टूडेंट्स 4 टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स में ऑपरेट। इसमें चार किस्म की टाइप्स ऑफ वेरिएबल है ये ऑपरेट करते हैं। दीज may be number 1 change variable that are responsible for bringing about change in a phenomenon. Number 2 variables which affect the link between cause and effect variable. Number 3 outcome variable which result from the effect of a change variable. Number 4 connecting or linking variable which in certain situation are important to complete relationship between cause and effect. फिर है जी इन रिसर्च चेंज वेरिएबल आर रिफ्लेक्ट टू एज independent variable while the outcome variable are known as dependent variable. फिर है जी in case of effects relationship there are some unmeasured variables affecting the relationship. फिर है there are called एक्सटेंशियस वेरिएबल्स। तो उन्हें हम ये एक्सटेंशियस वेरिएबल्स कहेंगे। इसके बाद है द वेरिएबल्स लिंकिंग कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप्स आर कॉल्ड इंटरवेंशनिंग
इंटरवेंशनिंग वेरिएबल्स, यानी कि हम इनको कहेंगे इंटरवेंशनिंग वेरिएबल्स। आगे हम चलते हैं, ये है द कॉज रिलेशनशिप, ये कंटिन्यू हो रहा है हमारा टॉपिक। इसमें आगे आ रहा है अ ब्रीफ समरी ऑफ अबाउट मेंशन वेरिएबल इज गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। ये नीचे टेबल दी हुई है। टाइप्स ऑफ वेरिएबल, कॉज रिलेशनशिप, उसमें पहले क्या है, लेफ्ट साइड पे वेरिएबल्स और राइट साइड पे क्या डिस्क्रिप्शन। पहले हम देखते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज अ कॉज दैट ब्रिंग्स चेंज इन द सिचुएशन। नंबर 2 पे क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल वो क्या है, इट इज़ अ चेंज दैट अकर्स ड्यू टू डिपेंडेंट वेरिएबल। नंबर 3 के एक्सटेंसिव वेरिएबल ये क्या, इट इज़ अ सिचुएशन फैक्टर इन एन एवरीडे लाइफ दैट इन्फ्लुएंस चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल एज दीज फैक्टर्स आर नॉट मेजर्ड इन द research study, they are increase or decrease the magnitude of relationship between the independent and dependent variable. फिर क्या, इंटरवेंशनल वेरिएबल, इट इज़ अ लिंक बिटवीन इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल, sometimes without the intervention of any thing variable it is impossible to establish a relationship between independent and dependent variable। कभी कभी बहुत मुश्किल हो जाता है इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के दरमियान डिस्टिंग्विश करना। आगे है जी, डिज़ाइन ऑफ द स्टडी, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। इसमें है a study that investigates caution or association may be contrived experiment, a quasi experiment, or an ex post factor or non experimental study। normally there are two types of categories of variable। इनकी दो टाइप्स होती हैं वेरिएबल की। ये पहले क्या है, एक्टिव वेरिएबल्स। these variables can be change और कंट्रोल, ये चेंज भी की जा सकती है और कंट्रोल भी की जा सकते हैं। आगे जी, एट्रीब्यूट वेरिएबल्स, ये क्या है, these variables can be change और कंट्रोल एंड रेफर टू characterized of the research study population। demographic factors like age, gender, education, qualification and income etc are attributive variables। आगे हम चलते हैं, सम कॉमन टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स आर गिवन बिलो। नंबर 1, अब हम कुछ किस्म की जो है वेरिएबल्स को जो है इनकी टाइप्स को हम देखने जा रहे हैं। जो वेरिएबल्स की नंबर 1 है बाइनरी वेरिएबल। ये क्या है, दीज वेरिएबल्स टेक्स ओनली टू वेरिएबल्स, फॉर एग्जांपल मेल और फीमेल, ट्रू और फॉल्स, येस और नो, इम्प्रूव्ड और नॉट इम्प्रूव्ड, कंप्लीट टास्क और फेल्ड to complete task etc। फिर है these variables can be divided into two types, opposite binary variable and conjunction binary variable। opposite binary variable are popular opposite to each other, for example success or failure, truth or failure etc। There is no third or middle value। on the other hand conjunct binary variable assume two values but also have middle value, for example agreeing 20% with the policy or one party and 30 and 80% with others। number 2 पे category variable, usually an independent variable or predict contain value indicating membership in more than one possible category, for example gender, male or female, material status, married, single या divorce या widow, और brand of a product। नंबर 3 क्या है, confounding variable। अब ये क्या होता है, a variable that has hidden effect on the experiment। आगे हम चलते हैं, अगली टाइप्स को देखते हैं वेरिएबल की। ये क्या है, continuous variable, a variable with a infinite numbers of values and its values are obtained by measuring, for example height and weight of students in a class, time it takes to get to school, distance between Lahore and Karachi etc। अगला है डिपेंडेंट वेरिएबल। ये क्या है, आउटकम और रिस्पॉन्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैज़ डायरेक्ट और इनवर्स इफेक्ट अपॉन डिपेंडेंट वेरिएबल इन ग्राफ, इट इज प्लॉटेड ऑन वाई एक्सिस।
फिर क्या है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, द वेरिएबल दैट इज मैनिपुलेटेड बाय रिसर्चर्स इन ग्राफ इट इज़ प्लॉटेड ऑन एक्स एक्सिस। फिर है जी नॉर्मल वेरिएबल, इसमें क्या इट इज़ अनदर नेम ऑफ कैटेगोरिकल वेरिएबल। फिर क्या हमारे पास ओरिएंटल ऑर्डिनल वेरिएबल, ऑर्डिनल वेरिएबल क्या होता है सिमिलर एज कैटेगोरिकल as categorical variable, but there is clear order. For example, income level or low, middle and high. आगे हम कंटिन्यू करें टाइप्स ऑफ वेरिएबल, इसमें क्या अगला क्या है इंटरवल वेरिएबल। इंटरवल वेरिएबल क्या होता है एन इंटरवल वेरिएबल इज अ measurement where the difference between two values is meaningful. The difference between the temperature of 100 centigrade and 90 centigrade is the same as 80 and 70 centigrade. नंबर 10 हम अपना वेरिएबल देख रहे हैं रेशो वेरिएबल। ये क्या है सिमिलरली टू इंटरवल वेरिएबल बट द मीनिंगफुल ज़ीरो। उसके बाद क्या है हमारे पास क्वालिटेटिव वेरिएबल, ये क्या है broad category of an variable that cannot be counted, that is has no normal variable, nominal and ordinal variables falls under this umbrella. फिर है जी हमारे पास quantitative variable, ये क्या है a broad category of an variable that can be counted, that has no numerical value associated with it. Variable fall in the category include discrete variable and ratio variable. आगे जी आगे हमारे पास आता है जी less common type of variables data। ये क्या है some less common types of variables are given below. Number 1 attribute variable, ये क्या है another name of categorical variable is an statistical software or a variable that isn't manipulated in design of experiments. फिर है जी collider variable, ये क्या है a variable represented by a node on a causal graph that has path pointed in a well as out. फिर है convariate variable, ये क्या similar to an independent variable, it has an effect on the dependent variable but is usually not the variable of an interest. फिर है जी हमारे पास criterion variable, ये क्या another name for a dependent variable when the variable is used in non experimental situation. फिर है जी dichotomous variable, ये क्या another name of binary variable. आगे हम कंटिन्यू करें तो हमारे पास आ रहा है इसकी डमी वेरिएबल, ये क्या यूज़ इन रिग्रेशन एनालिसिस व्हेन यू वांट टू असाइन रिलेशनशिप टू connected categories variable. For example, if you has the categories has dogs and owners are car, you might assign a 1 to man and has dog and 0 to means owns a car. ये एक सॉफ्टवेयर में इस्तेमाल होता है, आगे मैं बताता हूँ आपको। फिर है जी endogenous variable, similar to the dependent variable they are affected by other variables in the system. फिर used almost exclusively in econometrics. फिर है जी हमारे पास exogenous variable, ये क्या variable that affect others in the system. फिर है जी indicator variable, ये क्या another name of dummy variable. फिर है interventional variable, ये क्या है a variable that is used to explain the relationship between the variables. आगे नेक्स्ट पे हम देख रहे हैं latent variable, ये क्या है a hidden variable that cannot be measured or observed directly. फिर है manifest variable, ये a variable that can be directly observed or measured. फिर है manipulated variable, ये क्या another name for independent variable. फिर है हमारे पास manipulating variable, ये क्या variable that explain how the relationship between the variable happens. For example, it could explain the difference between the predictors and criterion.
आगे हम चलते हैं, ये है जी आगे इसकी चल रही हैं, किसमें ये फिर है मॉडरेटिंग वेरिएबल, ये change the strength of an effect between the independent and dependent variable. For example, a psychotherapist may reduce stress level for a woman more than men, so sex moderate the effect between psychotherapist ट्रॉफी एंड स्ट्रेस लेवल। फिर है जी नरेंस वेरिएबल, ये एन एक्सटेंशियस वेरिएबल दैट इंक्रीजेज वेरिएबिलिटी ओवरऑल। फिर है ऑब्जर्व वेरिएबल, अ मेजर्ड वेरिएबल यूजुअली यूज इन SEM। फिर है आउटकम वेरिएबल, ये क्या सिमिलर इन मैनी टू अ डिपेंडेंट वेरिएबल बट यूज इन नॉन एक्सपेरिमेंटल स्टडी। फिर है पॉलीक्रोटोमस वेरिएबल, ये क्या वेरिएबल दैट कैन हैव मोर देन 2 वेरिएबल्स। फिर a predictor variable, a similar in measuring to the independent variable but used in regression and in non-experimental study। फिर है test variable, ये है another name for dependent variable, ये है treatment variable and another name for independent variable। फिर जी हमारे पास आ रहा है अगला टॉपिक हमारा, ये है जी डेटा। अब स्टूडेंट्स आपने इधर गौर करना है कि डेटा आगे मैं आपको समझाने वाला हूँ, तो गौर से तवज्जो से इसे देखें, इस टॉपिक को बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में ज़रूर इससे सवाल आता है और MCQ ज़रूर आएगा आपके ये एग्ज़ाम में भी। तो MCQs के लिए भी मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर रहा हूँ, तो ये और अवेयर भी कर रहा हूँ, जो कि वर्कशॉप में अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के MCQs भी कंपलसरी हो गए हैं 2022 में। तो प्लीज़ इसके लिए ज़रा आप गौर व फिक्र और ध्यान से स्क्रीन को अपने देखें और अपने कानों को जो है ये ओपन रखें और आंखों से स्क्रीन को देखें, तभी आपको मेरी पूरी बात समझ आएगी। द टर्म डेटा refers to the kind of independent information a researcher obtain to achieve objective of his research। यानी कि जो एक डेटा होता है ये रेफ़र क्या करता है, काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, एक इंफॉर्मेशन होती है जो कि रिसर्चर जो है ऑब्टेन करता है, कैसे अचीव करता है, वो अपनी रिसर्च से करता है अपनी ऑब्जेक्टिव को हासिल करने के लिए। तो और फिर आगे हम कह रहे हैं डेटा आर द एक्चुअल पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन दैट यू कलेक्ट थ्रू योर स्टडी, यानी कि डाटा जो असल जुज़ होता है हमारी इंफॉर्मेशन का, जिनको हम कलेक्ट करते हैं अपनी स्टडी को हासिल करने के लिए। फिर है टाइप्स ऑफ डाटा इन रिसर्च, हम किस में पढ़े हैं डाटा की। इन रिसर्च डिफरेंट मेथड्स आर यूज टू कलेक्ट डाटा, all of which fall into 2 categories, that is primary data and secondary data। इसमें primary एक किस्म होती है और एक secondary data किस्म होती है। It is a common classification based upon who collect the data। फिर है जी primary data, as the name suggested, it is one which is collected for the first time by the researcher himself। यानी कि जो प्राइमरी डाटा होता है पहली दफ़ा जो होता है रिसर्चर जो होता है ये इसको खुद से कलेक्ट करता है। प्राइमरी डाटा इज ऑर्गेनाइज्ड बाय द रिसर्चर फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर एड्रेसिंग हिज रिसर्च प्रॉब्लम। इट इज़ ऑल्सो नोन एज फर्स्ट हैंड रॉ डाटा, यानी कि इसे फर्स्ट हैंड रॉ डाटा भी हम कहते हैं। फिर हम पढ़ें आगे, द डाटा can be collected, use various methods like survey, observation, physical test, mailed questionnaires filled and sent by enumerators, personal information, telephonic information in telephonic interview, focused groups discussion, case study etc। आगे जी हमारे पास है स्टूडेंट्स जी सेकेंडरी डाटा। ये क्या है, यानी कि सेकेंडरी डाटा वो है जो आपका नहीं है, जो कि सेकंड किसी से लिया है और उसके बाद आप उसे इस्तेमाल करें। सेकेंड डाटा उसे करते आगे पढ़ते ही क्या है, पॉइंट टूवर्ड्स द सेकेंडरी डाटा हैंड सेकेंड हैंड इंफॉर्मेशन already collected and recorded by another person with a purpose not related to current research problem। It is readily available from form of data and save time and and cost of the researcher। यानी कि टाइम सेव भी करता है और मनी भी सेव करता है अगर जब हम किसी की सेकेंड हैंड इंफॉर्मेशन ले लेते हैं डाटा को अपने रिसर्च प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। बट
as the data is gathered for the purpose other than the problem under investigation, so the usefulness of the data may be limited in a number of ways like relevance and accuracy. इसमें रेलिवेंस और एक्यूरेसी जो है ये लिमिटेड होती है, ये इसका एक डिफेक्ट है, एक प्रॉब्लम है सेकेंडरी डाटा का. फिर है ऑल्सो द ऑब्जेक्टिव्स एंड मेथड्स adopted to collect data may not be suitable to the current situation. suitable ये नहीं हो सकते करंट सिचुएशन के हिसाब से जो हम पुराने डाटा को इस्तेमाल करें. Therefore, the researcher should be careful when using secondary data. Example of secondary data are conscious data, publication, internal records of the organization, reports, books, journal article, websites, etc. आगे हम चलते हैं जी. ये इसके की डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा को समझते हैं. ये क्या है जी? सम की डिफरेंसेस between primary and secondary data are given in the following lines. Number 1, primary data refers to the data organized by the researcher for the first time. Secondary data is already existing data collected by other researchers, agencies and organizations. ये मैंने आपको बहुत अच्छी तरह समझा दी है. Primary data is real-time data, whereas secondary data is one which is related to the past. Number 3 क्या है? प्राइमरी डाटा. इट इज़ कलेक्टेड टू द एड्रेसेस द प्रॉब्लम्स इन हैंड्स वाइल द पर्पस बिहाइंड collection of secondary data is different from the problems in hand. Number 4 पे क्या? collection of primary data is a laborious process. On the other hand, collection of secondary data is easy and rapid. Number 5 पे क्या? Sources of primary data are survey, observation, physical testing, mails, questionnaires filed and sent by enormous personal interviews, telephone interviews, focus groups, discussion, case study, etc. On the other hand, sources of secondary are conscious data, publications, internal records of the organization, report, books, जर्नल आर्टिकल्स एट्सेट्रा, वेबसाइट्स एट्सेट्रा. आगे हम बढ़ते हैं इसकी की पॉइंट्स को. ये देखते हैं की डिफरेंसेस बिटवीन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा. ये कंटिन्यू हो रहा है हमारा टॉपिक. collection of primary data requires a large amount of resources like time, cost and human resource. On the other hand, collection of secondary data is expensive and easily available. फिर है जी प्राइमरी डाटा इज specific to the researcher's data. He can control the quality of research. On the other hand, the secondary data is neither specific to researcher, need not has the control over the quality of data. फिर है जी primary data is available in the raw form while secondary data has undergone some statistical processes and in refined from the primary data. फिर है जी data collection from the primary source are more reliable and accurate than the secondary sources. जब हमने डायग्राम में ऊपर डाटा का एक हिस्सा उल्टे हाथ पे आप देख रहे हैं जी, प्राइमरी और सेकेंड हाथ पे जो है ये सेकेंडरी, ये दोनों जब मिल जाते हैं तो एक डाटा बन जाता है. इसकी दो किस्में. आगे हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ. ये है जी पॉपुलेशन एंड सैंपल. अब क्या होता है पॉपुलेशन स्टूडेंट्स? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. इस एमसीक्यूज भी आपके पेपर में अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के 8614 कोड के बन सकते. प्लीज़ इस पर भी ज़रा गौर कीजिएगा, गौर फरमाइएगा. पॉपुलेशन, रिसर्च पॉपुलेशन इज़ अ लार्ज कलेक्शन ऑफ individual or objective to which the researcher want the results of the study to apply. Population is the main focus of a research क्वेश्चन. पॉपुलेशन जो है मेन स्टडी जो होता है ये होता है रिसर्च क्वेश्चन के लिए. रिसर्च पॉपुलेशन इज ऑल्सो नोन एज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल और ऑब्जेक्ट known to have a similar characteristics. फिर है जी all individuals or objects within a certain population usually have a common binding characteristic or trait. फिर जी population can also be defined as all individuals
that met a set of specification or a specific criteria. फिर है all researchers are done for the benefits of population. फिर है जी in educational research we commonly come across the two types of populations. हम दो तरह की population जो है वो करते हैं. Number one क्या है, the target population is also known as theoretical population and refers to the entire group of individual or objects to which a researcher is interested to generalize the conclusion. This type of population used by the very degree of characteristics. Number two, the जो सेकेंड टाइप है इसकी पॉपुलेशन वो है द एक्सेसिबल पॉपुलेशन इज़ ऑल्सो नोन एज द स्टडी पॉपुलेशन. अब ये क्या है, इट इज़ द पॉपुलेशन टू विच अ रिसर्चर कैन अप्लाई द कंक्लूजन्स ऑफ द स्टडी. द पॉपुलेशन इज़ अ सबसेट ऑफ द टारगेट पॉपुलेशन. आगे जी अब हम पढ़ रहे हैं सैंपल के बारे में. सैंपल क्या है, अ सैंपल इज़ सिंपली अ सबसेट और अ सब ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन. ये फ्रे, क्वेयर एंड ग्रे ने 2000 में कहा था, ये ऑथर्स थे. यानी कि उनका कहने के मुताबिक ये कि जो पॉपुलेशन है इसी में से सबसेट लिया जाता है और ग्रुप लिया जाता है जिसे हम सैंपल कहते हैं. अब हम समझते हैं इसका कंसेप्ट क्या है सैंपल का. ये है द कंसेप्ट ऑफ सैंपल अराइजेज फ्रॉम द इनएबिलिटी ऑफ द रिसर्चर्स टू टेस्ट all the individuals in a given population. फिर है सैम्पल्स, यानी कि मैं आपको बताऊं कि पॉपुलेशन में से एक कुछ इंडिविजुअल को चुना जाता है जिससे हम सैंपल को जांचते हैं. ये इसकी बुनियाद होती है. फिर है सैम्पलिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ selecting some individuals from the accessible population in a way that these individuals represent whole accessible population. फिर द सैम्पल शुड बी रिप्रेजेंटेटिव इन अ सेंस दैट ईच इंडिविजुअल शुड रिप्रेजेंट द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द होल पॉपुलेशन. ये लोरर ने 1999 में कहा था. फिर है द मेन फंक्शन ऑफ द सैम्पल इज टू अलाउ द रिसर्चर्स टू कंडक्ट द स्टडी टू इंडिविजुअल्स फ्रॉम द पॉपुलेशन टू सो दैट द रिजल्ट्स ऑफ दिस स्टडी कैन बी यूज्ड to drive conclusions that will apply to the entire population. आगे हम चलते हैं जी types of sample. ये क्या है, generally researchers use two major sampling techniques. एक probability sampling है, एक rather non probability sampling. तो सबसे पहले हम देखते हैं probability sampling क्या है. it is a process that utilize some form of random selection. In probability sampling, each individual in chosen with a known probability. This type of sampling is also known as random sampling or representative sampling and depend on objective judgment. फिर variable type of probability are as under. Sample random sampling. ये क्या होता है, method is to use computer for random research from the population. For similar population first method is used and for large population computer aid method is preferred. आगे मुड़ते हैं जी. नेक्स्ट इसको आगे पढ़ते हुए ये है जी मेथड, ये है जी सिंपल रैंडम सैम्पलिंग. अब ये क्या होता है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, ये इसका कंसेप्ट हम लेते हैं. ये क्या है, मेथड इज़ टू यूज़ कंप्यूटर फॉर रैंडम सिलेक्शन फ्रॉम द पॉपुलेशन. फॉर स्मॉलर पॉपुलेशन फर्स्ट मेथड इज़ यूजफुल एंड फॉर लार्ज पॉपुलेशन कंप्यूटर एड मेथड इज़ प्रेफर्ड. इसमें फिर आगे के एडवांटेजेस ऑफ सिंपल रैंडम सैम्पलिंग. It is an easy way of selecting a sample from a given population. This method is free from personal biases as each method of population is given equal opportunities of being selected. So it a fair way and one can
गेट रिप्रेजेंटेटिव सैंपल। फिर है जी डिसएडवांटेज ऑफ सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। ये क्या है, वन of the most obvious limitation of random sampling method is the deny of the complete list of all members of the population. For large population, usually this list is not available. In such cases, it is better to use other sampling techniques. फिर है जी हम आहिस्ता आहिस्ता जा रहे हैं भाई सिस्टमेटिक रैंडम सैम्पलिंग में। इसमें आगे आ रहा है जी, हम इसको पढ़ने जा रहे हैं। ये इन सिस्टमेटिक रैंडम सैम्पलिंग द रिसर्चर फर्स्ट रैंडमली पिक द फर्स्ट आइटम और द सब्जेक्ट फ्रॉम द पॉपुलेशन, देन ही selects each ninth subjective from the list. The procedure involved in the sampling is easy and can be done manually. The sample drawn using the procedure is representative under certain characteristics of the population are repeated for every ninth member, with which is highly risky. फिर है suppose a researcher has population of 100 individuals and he needs 12 subjects. फिर है he first pick his starting number 7. He then picked their initial 8. The members of his sample will be individual 7, 15, 23, 31, 39, 47, 55, 63, 71, 79, 87 and 95. आगे हम चलते हैं जी सिस्टम इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस को देखते हैं। ये क्या है एडवांटेजेस ऑफ सिस्टमेटिक रैंडम सैम्पलिंग। ये क्या है the main advantage of using this technique is its simplicity. It allows researchers to add a degree of system or process in the random selection of subjects. Another advantage is its accuracy, that population will be evenly sampled. फिर डिसएडवांटेज ऑफ सिस्टमेटिक रैंडम सैम्पलिंग। ये क्या सिस्टमेटिक रैंडम सैम्पल assumes that the size of the population is available or can be appropriate. Suppose a researcher wants to study the behavior of monkeys of a particular area. If he does not has an idea of how many monkeys there are, he cannot systematically select a starting point or an interval size. If any population has a type of natural standardized pattern, the risk accidentally choose very common cases in more apparent. आगे हम चलते हैं जी स्ट्रैटिफिकेशन रैंडम सैम्पलिंग की तरफ। ये क्या है जी, इन दिस टाइप ऑफ सैम्पलिंग द होल पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू disjoint subgroups. These subgroups are called stratum. From each stratum, a sample of specified size is drawn independently in different stratum. Use simple random sampling. The collection of these samples constitutes a stratified sample. फिर क्या है जी advantages. This type of sampling is appropriate when the population has diverse social or ethical subgroups. Disadvantage क्या है जी, while using the type of sampling there is greater change of over representation of subgroups in the sample. आगे जी आ रहा है cluster sampling. ये है it is a simple random sample in which each sampling unit is a collection or cluster or element. For example, a researcher who want to study students may first sample group or cluster of the students such classes and then select the sample of students from among the cluster. Disadvantage क्या है इसका, तो इसका एडवांटेज ये है this type of sampling is appropriate for large population. It saves time and resources.
Disadvantage क्या है जी? In this type of sampling there is a great chance of selecting a sample that is not representative of the whole population. आगे जी, आगे नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और जजमेंटल सैम्पलिंग भी इसे कहते हैं, ये हम देखने जाने पढ़ने जाने हैं. दिस टेक्निक डिपेंड्स ऑन subjective judgment. It is process where probability cannot be assigned to the individual objectives. It means that in this technique samples are gathered in a way does not give all individuals in the population equal chances of being selected. Choose these methods could also in bias data result or a limited ability to make general inferences based on the findings. But there are also many situations in which choosing this kind of sampling techniques is the best choice for a particular research question or the study of research. फिर है जी convenience sampling. ये क्या है? इन दिस टेक्निक रिसर्चर्स realize or available subjects such as stopping peoples in the market or on streets corners as they pass by. This method is extremely risky and does not allow the researchers to have any control over the responsitiveness of the sample. It is useful when the researchers wants to know the opinion of the masses on the current issue or the characteristic of people passing by the streets at a certain point of time, or it time and resources as limited in such a way that the researcher would not be possible otherwise. What may be the reason for the selecting the conventional sampling? It is not possible to use the results from the conventional sampling to generalize to a wider population. फिर है जी हमारे पास पर्पस प्रोपोजिव और जजमेंटल सैम्पलिंग. पर्सपोटिव और judgmental sampling में क्या है? In this technique a sample is selected on the basis of the knowledge of population and the purpose of the study. For example, when the educational psychologists want to study the emotional and the psychologist effects of the corporational punishment, he will create a sample that will include only those students who ever had received corporational punishment. In this case the researcher use perspective sample because those being selected fit a specific purpose or description that was necessary to conduct the research. आगे जी क्या है? स्नोबॉल सैंपल. अब ये क्या होता है जी? दिस टाइप ऑफ सैम्पलिंग इज appropriate when the members of the population are difficult to locate, such as homeless, industry workers, and undocumented immigrants, etc. A snowball sample is one in which the researchers collects data on a few members of the target population he or she can locate, then ask to locate those. Number 1 क्या है जी? Individuals to provide information need to locate other members of that population who they know. For example, if a researcher want to interview undocumented immigrants from Afghanistan, he might interview a few undocumented individuals he knows or can locate, and would then rely on those subjects to help locate more undocumented individuals. This process continues until the researchers has all the interviews he needed, until all contacts has been exhausted. This technique is usually useful when
studying a sensitive topic that population might not openly talk about, or if talking about the issue under investigation could jeopardize their safety. आगे जी, कोटा सैंपल. अब ये क्या होता है? अ कोटा सैंपल इज़ वन इन विच यूनिट्स are selected in a sample on the basis of pre-specified characteristics, so that the total sample has the same distribution of characteristics assumed to exist in the population. For example, if a researcher want a national quota sample, he might need to know what proportion of the population is male and what proportion is the female, as well as what proportion of each gender fall into different age category and education category. The researcher would then collect a sample with the same proportion एज नेशनल पॉपुलेशन. तो यहाँ पे हमारे 8614 का जो यूनिट नंबर 2 है ये इख्तिताम पजीर होता है. तो फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़ और गुड लक टू योर फॉर योर एग्ज़ाम. तो हमें याद रखिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, मोहम्मद सफ़ीला ख़ान.